सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 9 का साइंस, दैट इज विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर हम पहले से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम डिटेल में मैटर के एग्जिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, मैंने इस चैप्टर को मोटा मोटी 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है, जहाँ पे हम मैटर और मैटर क्या होता है, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और कॉमन डे टू डे लाइफ में कौन सी चीज़ें हम देखते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हम देखते हैं जो डिफाइन करते हैं मैटर की एग्जिस्टेंस को। ठीक है, तो अभी आप पहले मेरे को ये चीज़ बताइए, जैसे हम एक नॉर्मल क्लासरूम में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में होती हैं जो मैटर होती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी एक व्यू देखेंगे तो ये क्लासरूम व्यू है। ठीक है, हमारी क्लासेस इतनी अच्छी नहीं होती, आई नो, बट ये जनरल क्लासरूम व्यू है। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारी बेंचेस दिखेंगी, फैंस, लाइट्स, बोर्ड वगैरह सब दिख रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर है। बट क्या अगर हम ये जब क्लास को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसके अंदर मास है। ऑलमोस्ट सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने अंदर मास रखती है, किसी ना किसी चीज़ का वजन है। ठीक है, ये कोई जगह ऑक्यूपाई करती हैं। हाँ, क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं वो एक जगह ऑक्यूपाई करती है, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, अभी तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे क्लासरूम में अवेलेबल होती हैं जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि एयर। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं मास ऑक्यूपाई करती हैं, उनका कोई ना कोई स्पेस होता है। हमारे क्लासरूम की हवा होती है, क्लासरूम के बाहर की हवा वो उस तरीके से होती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्लास में भी कि जो हम देख नहीं सकते, बट वो कहीं ना कहीं एक मास होता है उनमें, और वो कहीं ना कहीं एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो हम हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको टर्म करते हैं मैटर, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर को अगर मैं सीधी सीधी भाषा में डिफाइन करूं तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। देखो, हमारे आजू बाजू, हमारे ये क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया, आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो तो घर में आप जहाँ बैठे हो, जो स्टडी टेबल है या आप हॉल में बैठ के कहीं पे भी आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो आपके आजू बाजू जो चीज़ें रखी होंगी वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होंगी, उनका कोई ना कोई मास होगा। तो हम क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर हैं। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं दिखती वो भी मैटर गिनी जाती हैं। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत मैटर को डीप में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैटर समझाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करती हैं, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है ना, ये Q2 बटन, तो ये सारी चीज़ें मैटर हैं, इनका कोई मास है, ये कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो हम मैटर को क्या कहते हैं सीधी भाषा में, कि भाई एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी फुटबॉल पिच का हुआ फुटबॉल होगा तो भी उसका मास होगा, ऐसा नहीं होता कि उसका मास तब नहीं होता। बट जब हम हवा भरते हैं तब उसमें मास बढ़ जाता है, यानी कि एयर भी यहाँ पे मास है, एयर का भी एक मास है, वो हम समझाते हैं कि भाई जब हम खाली फुटबॉल, बिना हवा का फुटबॉल लेते हैं तो 1 kg वेट कर रहा है, जबकि हमने उसके अंदर हवा भरी, उसको इन्फ्लेट किया, सॉरी उसके अंदर हवा भर के हमने उसको फुला दिया, फुल बॉल शेप में आ गया, तो उसका मास 1.5 kg हो गया। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने 500 ग्राम इसमें हवा भरी है, हमने इसमें जो हवा भरी वो 500 ग्राम है, इसका मास 500 ग्राम है उस हिसाब से। ठीक है, तो एयर भरने से भी बॉल का वेट बढ़ता है, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि एयर हैज़ मास। अभी
मास तो है बट ये इस बॉल की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अभी इसमें कुछ नहीं था, तब स्पेस नेग्लिजिबल, कुछ नहीं यूज हो रहा था, बट जब हमने हवा भरी तो वो ये बॉल की स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, चलो अभी मास और वेट, ये दोनों चीज़ें हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी समझेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे भी समझते हैं कि मास को हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कोई बॉडी में कितना मैटर है वो डिफाइन करता है मास। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है किसी भी चीज़ में, उसको हम मास कहते हैं। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जबकि वेट हम विद द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू स्मॉल जी की वैल्यू जब करते हैं तो हमें वेट मिलता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम चावल को वे करते हैं 2 kg बोलते हैं, उसी तरीके से हम हमारा खुद का वजन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मास गिनी जाएंगी कि वेट गिना जाएगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मास है, हम उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी नहीं मल्टीप्लाई करते, तो वो सारी चीज़ें मास के टर्म्स में डिस्कस होती है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम आपने देखा होगा, आप मैथ्स में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर्स हैं आपके, पेरीमीटर एरिया वाले। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी कि ये जनरली गैस और ऑयल यानी कि गैशियस एंड लिक्विड जो कंटेंट होते हैं, लिक्विड मैटर्स जो होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, बट फिर वहाँ पे डेंसिटी का रोल आ जाता है, समझते हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को डिफाइन करें तो कितना गैस या ऑयल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कंटेनर में, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर की स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय मैटर, जो कि मैटर ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि गैस और लिक्विड्स ये ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनको जैसे कंटेनर में आप पोर करोगे वो उनका शेप लेगा, तो वहाँ पे हम उनके वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर की जो स्पेस है जो कि वो मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है, बी इट लिक्विड बी इट गैस, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि क्या हमारे आजू बाजू जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी मैटर है कि नहीं। अभी थोड़े एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड। ठीक है, हीट, लाइट, साउंड, ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर नॉट द टाइप ऑफ मैटर, ये मैटर नहीं है, दे आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम हीट, लाइट, साउंड इन सबको मैटर कंसिडर नहीं कर सकते, they are one of the form of energy that is being produced and that is being used। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स जो कि कहीं ना कहीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने हैं। बच्चों देखो, जो 9th ग्रेड का साइंस है उसमें 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं, पहले 2 चैप्टर इज ऑल अबाउट मैटर क्या है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर है और उनकी प्योरिटी की बात करते हैं, जबकि 3rd 4th चैप्टर में हम मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट्स यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पे फोकस आउट करना। ठीक है, तो अभी मैटर को हम क्या कहते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है और ये पार्टिकल्स कहीं ना कहीं एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। कहीं ना कहीं ये मैटर के बाद पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे मैं एक इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। 100 ml पानी भरा हमने बीकर में, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ या कुछ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको आप पानी में डालते हो तो पानी का कलर पिंक, डीप पर्पल या आपकी भाषा में कहें तो हॉट पिंक हो जाता है, ठीक है। ये कलर बड़े कंफ्यूजिंग है यार मेरे लिए। डीप पर्पल या हम कहें हॉट पिंक हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो 100 ml था उसमें से मैं 10 ml सॉल्यूशन फिर दूसरे बीकर में उसको और डाइल्यूट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में लेके मैं दूसरे बीकर में उसको ऐड करती हूँ। मैंने पहले 100 ml में से कितना पिपेट आउट किया, 10 ml पिपेट आउट किया, और फिर उसको मैंने ऐड किया दूसरे बीकर में जिसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर था, ठीक है। मैं ओवरऑल मेंटेन कर रही हूँ 100 ml का लेवल, बट आप कलर ट्रांजिशन ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे 10 ml, ये कलर धीरे धीरे फेड होता जाएगा, ये कलर धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। क्यों ऐसा होता है, देखो क्यों ऐसा होता है समझो। हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन था पोटेशियम परमैंगनेट का, यहाँ पे जो चीज़ें थी वो क्या थी कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट कलर जो है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमने पानी में डाले थे। वहाँ पे पानी का जो कंसंट्रेशन था दैट वाज ग्रेटर, प्लस पहले में हमने सीधा सीधा पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, हमने कोई डाइल्यूशन नहीं किया। अभी ये फर्स्ट जो बीकर था उसमें से जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं तो 10 ml हमने लेके 90 ml में ऐड किया, तो हम उसका फर्स्ट डाइल्यूशन कर रहे हैं, फिर सेकेंड डाइल्यूशन कर। तो यहाँ पे 10 ml जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया उसमें जितने पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आए वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए। इसके 10 ml में से जितना पिपेट आउट किया तो यहाँ पे वो और डाइल्यूशन होता जाता है, ठीक है। कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से बना है, पर जब आप उसका डाइल्यूशन दर डाइल्यूशन करते जाएंगे उसका कलर जो है वो फेड होता जाएगा, बिकॉज इसमें हमने डायरेक्ट डाला था और इधर हम उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। हम जो स्प्रेड आउट हुए पार्टिकल्स हैं उसी को दूसरे बीकर्स में ऐड कर करके डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमें एक चीज़ समझ आती है मोटा मोटी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, हमारी समझ से परे हैं, हम नहीं देख सकते हमारी नेकेड आई से, बट ये इम्पार्ट करते रहते हैं अपने कलर्स इवन इफ यू डाइल्यूट इट टू 10x और 100x। ये कहीं ना कहीं अपने पार्टिकल्स को कैरी ऑन मूविंग फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें पता है भाई, हमने पहले भी पढ़ा है कि सॉलिड्स के बीच में स्पेस कम होती है बट लिक्विड गैस के बीच में स्पेस होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैं एक बीकर लेती हूँ जिसके अंदर 100 ml ऑफ वाटर है और मैं यहाँ पे उसको मार्क दे देती हूँ कि भाई ये 100 ml मेरा भरा है। अब इसके अंदर जब मैं 50 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करती हूँ, मैंने शुगर ऐड किया 50 ग्राम, तो यहाँ पे जब मैं उसको स्टर करूँगी शुगर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। विथ कांस्टेंट स्टरिंग जब ये चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि देयर इज़ अ ग्रेजुअल शिफ्ट। यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो ग्रेजुअली थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रेजुअल शिफ्ट दिखेगा, बट एज इन अगर हम क्लियर देखने जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड के बीच में स्पेसेस हैं, सॉलिड के अंदर स्पेसेस कम होती हैं, ठीक है। तो जब हम शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, व्हेन वी आर डिज़ोल्विंग द शुगर, लिक्विड के बीच की जो स्पेसेस है वो शुगर ऑक्यूपाई कर देता है और हम देखते हैं कि एकदम माइन्यूट या ग्रेजुअल शिफ्ट होगा, बट वो ज़्यादा दिखेगा नहीं हमें।
तो हम क्या कहते हैं कि भाई शुगर अंदर डिजोल्व हो गया है, बट वाटर का इतना लेवल नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वाटर एक लिक्विड स्टेट में है और शुगर ने वो लिक्विड के बीच की स्पेसेस को फिलअप कर दिया है। शुगर ने वो वाटर के बीच की लिक्विड स्पेसेस में, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है उसको फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो मैटर के बीच की स्पेस है वो फिलअप करी जा सकती है। इसीलिए जनरली जब भी हम वाटर या एयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर लेते हैं, हम दूसरे चीज़ें उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो इतना ग्रेजुअल या इतना ग्रेडियंट शिफ्ट ऑफ वॉल्यूम्स हमें नहीं दिखता है। ठीक है, फिर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर जो है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, ये हम समझते हैं। तो वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? चलिए, पोटेशियम परमैंगनेट मैंने डाला, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जब मैं ऐड करती हूँ तो पूरे के पूरे बीकर में उसका कलर इम्पार्ट होता है। ड्रॉप इन करने से ही वो लिक्विड में अपने पार्टिकल्स मूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ इस तरीके से, अगर मैं स्टर नहीं करती तो वो कुछ इस तरीके से कलर इम्पार्ट करना शुरू कर देता है। और जब हम मिक्स करते हैं तो सारे पार्टिकल्स मूव करके पूरे सॉल्यूशन को हॉट पिंक या हम कहे डार्क पर्पल कलर का बना देता है। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है। और जब हम यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन हो गया यानी जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इजीली स्प्रेड आउट हो गए इन द वाटर। ठीक है, इजीली स्प्रेड आउट हो गए इन द वाटर। और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में मंदिर जिस रूम में है वहाँ पे मम्मी या दादी धूप अगरबत्ती करते हैं, तो आपको स्मेल आपके बेडरूम तक आती है, या आप अगर हॉल में हैं तो हॉल तक आती है। मम्मी किचन में कुछ अच्छा खाना बनाती है तो उसकी स्मेल सब जगह तक आती है। तो वो कैसे हुआ? जब तक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को हम जलाते नहीं तब तक स्मेल नहीं आती, बट द मोमेंट यू हीट इट अप, द मोमेंट आप उसको जलाते हैं या खाना बनना शुरू होता है, आपको एक फ्रेगनेंस पूरे रूम में महसूस होती, एक महक पूरे रूम में महसूस होती है। एंड दैट इज बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं अगरबत्ती के हो या आपके फेवरेट खाने के हो, वो जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में स्प्रेड आउट होते हैं, वो एयर में मूव करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, हमें वो स्मेल बेडरूम, हमारे हॉल, हर जगह तक आती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो स्मेल, जो फ्रेगनेंस या स्मेल हम कहें इंसेंस स्टिक से आ रही है, अगरबत्ती से आ रही है, धूप से आ रही है, वो कहीं ना कहीं एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में अपनी जगह बनाती है, और एयर हमेशा मूव करती रहती है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें भी मूव करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी कोई चीज़ हम गरम करते हैं, गरम करने के बाद ही उसकी स्मेल आती है, बिकॉज उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से जो फ्रेगनेंट मॉलिक्यूल्स हैं या हम कहें जिससे एक महक आती है, वो वेपर फेज में आके हवा में डिफ्यूज हो जाते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें हम तक बहुत जल्दी पहुंचती है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी एक मोशन इंक्रीज करती है, वो जो हमारे महक देने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रेगनेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, और जब वो वेपर फेज में होते हैं तो वो इजीली डिफ्यूज आउट हो जाते हैं इन द सराउंडिंग। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं कि भाई ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक
मोशन में रहने वाले पार्टिकल्स के अंदर होती है। इसको हम वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, बट ये चीज़ समझो, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एक टर्म है दैट इज ब्राउनियन मोशन, इसको थोड़ा समझना है अच्छे से। तो ब्राउनियन मोशन अगर हम बात करें तो लिक्विड में बहुत अच्छे से समझ आता है, एंड इट वाज वर्कड आउट बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट ने इस मोशन को डिफाइन किया स्पेसिफिकली इन द केसेस ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स जो हैं, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? फ्लावर में होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स को इन्होंने वाटर में सस्पेंड किया, वाटर में ड्रॉप ऑफ किया। ठीक है, और फिर उसको एक स्लाइड में लेके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या फाइंड आउट किया पता है? ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मूव करते रहते हैं रैपिडली, zigzag मूवमेंट में। ये थ्रू आउट द वाटर, जितना पानी का उन्होंने एक ड्रॉप लिया था, तो वो ड्रॉप में वो कंटिन्यूअस पॉलन ग्रेन्स मूव करते रहते हैं इन zigzag मैनर। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये सरफेस ऑफ वाटर पे कांस्टेंट मूव करते हैं बिकॉज दे आर हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अभी लिक्विड जो है, लिक्विड स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, तो इसके पार्टिकल्स में ऑलरेडी स्पेस है तो ये मूव करते हैं। तो ये हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये मूव इसीलिए करते हैं कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उनसे बार बार टकराते हैं, और इस टकराने के वजह से पॉलन ग्रेन्स में भी मूवमेंट आता है। ऐसा सेम केस हम हमारे रूम में जब सुबह पहली सूरज की किरण आती है तब देखते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आपको एयर में सस्पेंडेड दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं एक हैफिजेड वे में, यानी कि एक जिगजैग वे में मूव करते होंगे। सूरज की पहली किरण या जब मम्मी घर साफ कर रही हो तो जब डस्ट उड़ता है तब आपको ये सन रेज जब आती हैं उसी पाथवे में, तब बहुत आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है उसके अंदर हमने जो डस्ट झटका है उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, एंड उसके वजह से एक हैफिजेड मूवमेंट क्रिएट होती है, जिस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, बहुत एयर बहुत हल्की है, एयर के बीच में बहुत सारी स्पेस है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करेंगे, बहुत कांस्टेंट हीट के साथ मूव करेंगे, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे। तो जब भी हम लिक्विड या गैस में ऐसी कोई जिगजैग मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स, हम इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा हीट दोगे पार्टिकल्स में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट, उतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू प्रोसेस which provide the best evidence for the motion of particles in matter। ठीक है, एक तो डिफ्यूजन होता है, पोटेशियम परमैग्नेट वाला केस याद रखो। दूसरा ब्राउनियन मोशन में हमें जो खाने की महक आती है, या हम कहें जो सुबह सुबह फर्स्ट सन रेज में हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, ये दोनों ऐसी प्रोसेस हैं जो हमें समझाती है कि कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स हैं मैटर में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हमने समझा मैटर होता क्या है। तो मैटर को हमने डिफाइन किया दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, फिर हमने मैटर को थोड़ा डिटेल में समझा कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाइल्यूशन पे क्या होता है, जब हम एक लिक्विड में सॉलिड ऐड करते हैं तो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन को समझा
ठीक है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी हमने मैटर को बड़ा बड़ा समझ लिया है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं विथ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हमारी टेक्स्ट बुक में 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, उसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, बट 3 जो हैं हमारे सॉलिड लिक्विड गैस, उनको डिटेल में समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर।